एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जिसका नाम है काशीवाज़ाकी कारिवा, इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। महात्मा गांधी के सम्मान में जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है, इसने इसकी जो 100 दिन की फ्लैगशिप जो रोजगार योजना थी कर्मश्री, इसका नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स नेक्स्ट ईयर फेब के महीने में छत्तीसगढ़ होस्ट करेगा। नासा का 15वां नंबर का एडमिनिस्ट्रेटर ये नियुक्त किया गया जेरेड साकमैन को। T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। विनोद कुमार शुक्ल जिनका निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और पंचायती राज जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा पेसा महोत्सव का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। IIT दिल्ली ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित करी है। और अभी हाल ही में रवि डीसी को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवेलियर डेला आद्रे डेज आर्ट्स एट डेसलेट्रस से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में WHO का जो दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन था, इसमें अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेले ब्रिज का उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है 24 दिसंबर को मनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन का जो अमेरिकी सैटेलाइट था जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। तो यहां पर आप लोगों को रिलेट करना है रॉकेट का नाम। इसका नाम हो जाएगा LVM Mark 3 M6। इसी रॉकेट के माध्यम से भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने 6100 किलोग्राम वजनी जो अमेरिकी सैटेलाइट जिसका नाम बताया जा रहा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे लॉन्च कर दिया है। अब ये लॉन्च किया कहां से गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और कहाँ ये स्थापित होगा, लगभग 520 किलोमीटर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, यहाँ पर यदि बात की जाए यहाँ से, ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, इसका निर्माता कंपनी की यदि बात की जाए तो यूएस आधारित कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इसने इसका निर्माण किया है। और ये उपग्रह लियो का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मेन काम जो है ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब यहां से इसरो का डिस्कशन है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक, हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष हैं। इसरो ने अभी हाल ही में रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है। सबसे भारी कम्युनिकेशन भारत का इसी ने लॉन्च किया था। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लास्ट मंथ लॉन्च किया था। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 तक लॉन्च होगा। इसरो ने जनवरी के महीने में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 100वां मिशन कंप्लीट किया, जबकि 101वां मिशन इसका फेल था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था। जो इसरो ने स्पेसएक्स मिशन का सफल परीक्षण किया था PSLV C60 के माध्यम से। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। नासा के साथ इसके संयुक्त प्रोजेक्ट का नाम निसार है। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार। सवाल नंबर दूसरा है, दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। तो देखिए, अभी तक जो ब्रिक्स का मेजबान देश था ये ब्राजील था। इस साल ब्राजील ने इसकी मेजबानी करी और दिसंबर के महीने में अब जो नेक्स्ट अध्यक्षता है ये भारत को मिल चुकी है। ब्रिक्स जो कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है और इसकी अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन के आधार पर बदलती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ब्राजील लिखा हुआ है, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर रोटेट होके यही होस्ट करती थी। बीच में हालांकि कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन वैसे तो 5 मेंबर कंट्री यहां से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अब ये चेंज होकर के 10 मेंबर कंट्री हुई है। अभी क्या हुआ है कि ब्राजील ने दिसंबर 2025 में जो चौथी ब्रिक्स शेरपा की बैठक थी, इसके समापन सत्र के दौरान भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। यानी कि इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक ब्राजील जो है इसका अध्यक्ष रहेगा, फिर यह अध्यक्षता भारत के हाथ आ जाएगी। अब ब्रिक्स का जो मुख्यालय है संघाई चाइना में है। 2009 फॉर्मेशन ईयर है और यह 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमी का ग्रुप है। ये 10 है कौन कौन सी, पहले तो यहाँ पर जो ब्रिक्स लिखा हुआ है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन 5 जो नई मेंबर कंट्री शामिल हुई है
इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और 10वीं मेंबर कंट्री का नाम आपको याद रखना है, ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप अदर ऑप्शन की बात करेंगे, भारत ने इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8वें सत्र की मेजबानी करी। चाइना ने एससीओ समिट होस्ट करी है। अच्छा, एससीओ का मैंने डिस्कशन किया, तो एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 9वीं मेंबर कंट्री ईरान है, 10वीं हो जाएगी बेलारूस। सवाल नंबर तीसरा है, नोबेल पुरस्कार देने वाली जो स्वीडिश एकेडमी है, इसके नए प्रमुख कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो इंग्रिड कार्लबर्ग है, ये स्वीडिश अकादमी की नई प्रमुख बन गई हैं और ये 1 जून 2026 से कार्यभार संभालने जा रही हैं। अब क्रिस्टिना जॉर्जिवा कौन है? तो आईएमएफ की एमडी हैं। इसके अलावा चलिए कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का हम डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बरहम सालेह रिसेंटली बने हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी है। यूएई की शेखा नासिर आईएमएफ के डिप्टी एमडी डेन कार्ड्स बने। कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, एमडी क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एआईआईबी के अध्यक्ष जू जियाई बने। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौज बनी। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत बने हैं सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल बनी मिशेल डोहर्टी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। जर्मनी की एला रेना बेयरबाक, ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो है। डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानोम, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा देंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांडियन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा। सवाल नंबर चौथा है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय करी, जिसके व्यापक विरोध के बाद केंद्र ने राज्यों से जो नए माइन यानी कि खनन लीज जारी ना करने को कहा है। अब देखिए, इसके लिए कुछ परिभाषा तय हो चुकी है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया है, उसके अनुसार कैसी परिभाषा हुई? कहने का मतलब है कि आसपास की जमीन कम से कम 100 मीटर या फीट में यदि हम देखें तो 328 फीट ऊंचा जो जमीन का हिस्सा होगा, इसे ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हो और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का नया बयान है। अरावली पर्वतमाला क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? अभी बहुत ज्यादा ये चर्चे में था, ट्रेंडिंग न्यूज रही है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि 2 अरब साल पुरानी है। ये गुजरात से दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होकर के गुजरती है। अभी इस पर माइनिंग का अधिकार अडानी कंपनी को दिया गया, जिसके बाद जनता ने विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कितने मीटर का या क्या दायरे की पहाड़ियों को हम अरावली श्रृंखला में काउंट करेंगे। तो ये 100 मीटर का दायरा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 25 तारीख को, और इसे मनाए जाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हीं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर के। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी 51 कविताएं आप रिलेट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेज की बात रही तो पहला तो आप याद रखें, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, यूनिसेफ डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 6वें नंबर का सवाल है, किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का ये 11वां सम्मेलन था, जो कि 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन है और ये 5 दिवसीय सम्मेलन रहा, जो संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस के सहयोग से आयोजित किया गया है। कतर इसमें सहयोगी रहा। अब जो नेक्स्ट इसका समिट होगा वो उज्बेकिस्तान में होने जा रहा है। अब दोहा घोषणा यहाँ से 2025 निकल करके आती है, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता को मजबूती प्रदान करना, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को रोकने और मुकाबला करने के लिए
एआई सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाना, इसे अपनाया गया। करप्शन की बात की जा रही है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है करप्शन इंडेक्स की। 2025 में जारी किए गए करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क ऐसी कंट्री है जहां सबसे कम करप्शन होता है। आपको ये बताना है करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। बैंकॉक थाईलैंड ने इस साल बिम्स्टेक समिट की मेजबानी करी। बेलम ब्राजील में कोप 30 का आयोजन किया गया। और फिर यदि बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के तो काफी सारे फैक्ट हम देख चुके हैं। क्या देखा था? आईएसए का 8वां समिट इसी ने होस्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं कतर की तरफ। यदि हम देखें तो कतर को मैप के थ्रू देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी दोहा, करेंसी कतरी रियल है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। अभी हाल ही में कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये कतर ने ही होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता अर्जेंटीना रहा था। सवाल नंबर 7वां है 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में कौन नंबर 1 रहा है? तो इसमें नंबर 1 रहा है नेपल्स। ये इटली का शहर है। देखिए अभी हाल ही में टेस्ट एटलस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में इटालियन शहर ही है जो खाने पीने वाले या आप कह सकते हैं कुजीन के लिहाज से टॉप पर बने हुए हैं। ओवरऑल इसमें 5वें नंबर पर ना मुंबई का स्थान है। ये स्ट्रीट फूड के कारण फेमस है। चलिए एक लिस्ट पर यदि हम नजर डालें तो दुनिया के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में नेपल्स टॉप पर है, जो कि पिज्जा मार्गरेटा के लिए प्रसिद्ध है। मिलान हो गया, बोलोग्ना हो गया और फ्लोरेंस हो गया। स्टार्टिंग के जो 4 सिटी आप देख रहे हैं सभी इटालियन सिटी है। 5वें नंबर पर मुंबई है, फिर 6वें नंबर पर इटली, 7वें नंबर पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस, 8वें नंबर पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, फिर इटली की कैपिटल रोम 9वें नंबर पर है और 10वें स्थान पर पेरू की कैपिटल लीमा है। आप ये देख पा रहे होंगे इन 10 में से 8 तो आपके इटली के ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 आपकी जगह 6 इटली के हुए। फिर इसमें मतलब मोस्टली तो आपकी यूरोपियन कंट्री है। लीमा बस को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि लीमा पेरू की कैपिटल है, ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका में। मुंबई ये एशिया का पार्ट है ना। ऑस्ट्रिया और ऊपर की जितनी कंट्री यदि आप देखें तो यूरोपियन कंट्री का ही कोई शहर आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहां से यदि बात की जाए रोम की, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां लास्ट ईयर का समर ओलंपिक आयोजित किया गया। पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर में रिसेंटली बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए खाने पीने वाली चीजों की बात की जा रही है ना, कुजीन की बात की जा रही है। थोड़ा यदि आप रिलेट करेंगे तो यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में पाक कला के क्षेत्र में यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया लखनऊ को। और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल ये दूसरा भारतीय शहर था। पहला कौन था? हैदराबाद। सवाल नंबर 8वां है किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो देखिए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और ये उद्घाटन वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के मौके पर हो रहा है, जो भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थायित्व विरासत को रेखांकित करती है। ये जो कैंपस पूरा बना हुआ है ना, प्रेरणा स्थल जिसे नाम दिया गया है, तो ये पूरा कैंपस 230 करोड़ की लागत से बनाया गया 65 एकड़ में फैला हुआ है, और जो इसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्मारक परिसरों में से एक बनाता है। अब यदि आप अदर ऑप्शन की बात करें, एक तो लखनऊ से ही हम शुरू करें तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इसे दर्जा दिया गया। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल ये दूसरा भारतीय शहर हैदराबाद के बाद। गोलघाट असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर के महीने में देश की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। सूरत गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और विशाखापट्टनम में पैसा फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। ये हो चुका है 23 और 24 दिसंबर को। अगला सवाल है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए कितने रुपए के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा करी? विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर थे, तो श्रीलंका भी हाल ही में दितवा साइक्लोन से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो भारत सहायता राशि के रूप में $450 मिलियन की राशि देने जा रही है श्रीलंका को। अभी दितवा साइक्लोन के कारण यहाँ पर जो सड़कें खराब हो गई, रेल पुल का संपर्क टूटा, इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे,
करेंसी रुपया है, प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या है। हमने कल ही देखा था कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के किलिनोच्ची जिले में 120 फुट लंबे डबल लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। दितवाह चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका, दितवाह चक्रवात का नामकरण किया यमन ने, और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत इस देश को राहत सामग्री भेज चुका है। शक्ति चक्रवात का नाम इसी कंट्री ने किया। पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार के प्रधानमंत्री रह चुके रनिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया। सिलनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास इसी कंट्री के साथ भारत की होती है। कटारा गामा इसाला फेस्टिवल, पोसोन पोया फेस्टिवल, लीबा का गठन, लीबा यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है। सवाल नंबर 10वां है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चे में रहे मेवन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया है? तो यह भी हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसके सोलर विंड के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंगल ने अपना वायुमंडल कैसे खो दिया और यह समय के साथ इतना शुष्क और ठंडा क्यों पड़ गया। नासा का डिस्कशन है फॉर्मेशन ईयर 1958 वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसके 15वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड साकमैन बने। इसने आईबीएम के साथ मिलकर के सूर्या एआई मॉडल बनाया है। ट्रसर्स मिशन भी इसी ने लॉन्च किया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? सौर तूफानों से। पंच मिशन ये भी नासा ने लॉन्च किया सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए इसने लूनर टेल ब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगेती ये अमेरिकी स्पेस मिशन पर जाएंगी 2029 तक। प्रोफायर मिशन प्रोजेक्ट निसार इसरो के साथ है और यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की नासा ने, जिसका नाम S2025U1 है। नेक्स्ट यदि हम देखें दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है, जिसे इसरो ने लॉन्च किया? यदि आपने क्वेश्चन 1 ध्यान से देखा है तो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर उलट फेर किया है, आगे पीछे चीजों को व्यवस्थित किया है। तो हमने क्वेश्चन 1 में ही देखा है कि ये आंसर इसका अमेरिका है। अमेरिका का ये सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका नाम हो जाएगा, जो कि संबंधित है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी से। हालांकि इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो के द्वारा। विशेषता यह है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में तैनात होने वाला अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो बिना किसी विशेष हार्डवेयर के स्मार्टफोन पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। और इसरो के फैक्ट हम और नासा के फैक्ट हम दोनों ही देख चुके हैं। 12वें नंबर का सवाल है, हाल ही में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जिसका नाम है विज्ञान रत्न, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं जयंत विष्णु नर्लिकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह अभी जो 2025 का था इसमें प्रदान किया गया, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण कंट्रीब्यूशन को चिन्हित करता है। अब मरणोपरांत दिया गया है, ऑब्वियसली इन्होंने रिसीव नहीं किया, इनके बिहाफ पर यह रिसीव किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। मोहनलाल को 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय हिमांशु कुलकर्णी हैं। अब इसके अलावा पूरी स्लाइड मैंने ऐड करी है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। हमने रिसेंटली देखा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय शाह को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। बुकर प्राइज डेविड जेले को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जेनाली मोदी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल जिनका निधन हुआ। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला सुनील अमृत को। मैंने कल आपसे पूछा था जोस एंटोनियो कोस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, जिसका आंसर था चिली। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत किसने की? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।